Okay. In this question, we have 1 gram of metal nitrate which gives 0.86 gram of metal sulfate. और आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा. तो नाइट्रेट इज योर NO3 माइनस और मेटल. मेटल पे मुझे चार्ज नहीं पता, मैं x एज्यूम कर लेती हूँ. इसके ऊपर 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नाइट्रेट क्या मिलेगा आपको, M NO3X. सल्फेट के लिए क्या होता है, मेटल. सल्फेट इज SO4 2 माइनस. इसका X है, यहाँ पे 2 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिल रहा है, M2SO4X. तो नाइट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फेट में. अब इक्विवेलेंट्स निकालने की खास बात यही होती है कि यू नीड नॉट टू बैलेंस द रिएक्शन. ओके, जस्ट इक्विवेलेंट को आप क्या कर दो, इक्वल कर दो. ओके तो जो जितने भी मेटल इक्विवेलेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही मेटल इक्विवेलेंट्स राइट हैंड साइड में होंगे, है ना. तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल will be equal to equivalence of metal here. मतलब मेटल इन दिस एंड मेटल इन दिस. अब जब मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे मोल्स हुआ करता था. जब हम मोल्स निकालते थे तो क्या होता था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. यही आपका फॉर्मूला होता है. तो वैसे ही इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो वो क्या आएगा, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. तो मोल्स हम इस तरीके से निकालते थे. इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस. इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट. जिस तरीके से मोल्स निकाला हमने मास बाय मोलर मास, इन द सेम वे इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, इसको अभी हम वापस से देखेंगे जब हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे. सो इन दिस वे आपके पास गिवन मास कितना था, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. किसका किसके इक्वल होगा ये, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट. नाइट्रेट के ऊपर ये तो आयंस है, तो नाइट्रेट के ऊपर NO3 माइनस. तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी से बताओ. नाइट्रेट का एन फैक्टर कितना होगा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एन फैक्टर पूछ रही हूँ, एन फैक्टर कितना होगा. यस गुड, 1 होगा ना. जो इसके ऊपर आयंस के लिए जो चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है. तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. तो नाइट्रेट का मोलर मास होता है 62. सो दिस विल बिकम 62 डिवाइडेड बाय 1. तो यहाँ से आ गया आपके पास इक्विवेलेंट वेट फॉर दिस साइड. अब यहाँ पे आपके पास मास कितना गिवन है, 0.86 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस सल्फेट के लिए होता है 96. एन फैक्टर कितना होगा, जो भी आयंस के ऊपर चार्ज होगा, 2. अब इन सब में आपको सारी चीज़ें गिवन है, बस EM गिवन नहीं है. तो यहाँ से यू कैन क्लियरली फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. बात समझ में आया कि नहीं आया. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन भी होमवर्क में था. 1 मिनट. ओके सो हियर वी हैव, आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया था किसका, ऑक्साइड का. ऑक्साइड से हमने निकाल लिया, तो हमको निकालना था इसका क्लोराइड का. ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो भी मेटल का क्लोराइड है MCl होगा. तो आप कैसे लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड. मेटल का तो आपको पता ही चल गया 12 है, क्लोराइड का आपको पता ही है 35.5 है. तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 47.5. ऐसे ही आपको निकालना है नाइट्रेट का. नाइट्रेट क्या हो गया, MnO3. तो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3. मेटल का है 12, नाइट्रेट का 62 डिवाइडेड बाय 1. अभी जस्ट हमने देखा दैट इज 62 ओनली. सो विच इज इक्वल टू 74.
ऐसे ही अगर मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, दैट विल बी MsO4, जो भी है मेटल, मैं भी वैलेंसी के साथ नहीं लिख रही हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4, मेटल का 12 है, सल्फेट का 96/2 हो जाएगा, जो भी उसका मोलर मास है, जो भी उसके ऊपर चार्ज होता है, एन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 83, दैट इज योर 60. ओके, देन है फॉस्फेट, फॉस्फेट इज योर MPO4, ये भी किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट. PO4 पे चार्ज कितना होता है, 3 माइनस, PO4 3 माइनस होता है, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल है 12, फॉस्फेट के ऊपर उसका मोलर मास होता है 95 और चार्ज उसके पास कितना है 3, तो डिवाइडेड बाई 3, टोटल हो जाएगा 12 प्लस 95/3 विच विल बी इक्वल टू 131/3. ओके, मेटल का 38 ग्राम्स कहाँ आया है, संप्रीता 38 ग्राम्स कहाँ है, 12 ग्राम्स था ना, कल ही तो निकाला, उसके बाद आपको इन सब का इक्विवेलेंट वेट निकालना था, तो ऐड कर दो दोनों का. अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया. ओके, सो आफ्टर ट्रस्टिंग संप्रीता बोल रही कि उसने कैलकुलेट किया एंड शी हैज़ गॉट द आंसर 38. तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ EM का वेट है 38, बट मैं इस पे लिख देती हूँ आंसर बाय संप्रीता. अगर कुछ गलत होगा तो इट्स ऑल ऑन संप्रीता. ओके, नॉट बाय मी. फाइन, चलो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज योर इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सब ले दे के सेम ही है ना, एवरीथिंग इज लाइक ऑल टुगेदर सेम, बस डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन जा रहे हैं और कुछ नहीं. और यू कैन से दैट equivalence weights of salts which undergoes oxidation और reduction. ठीक है, अब देखो ऑल टुगेदर अभी हम जब जितना भी हमने इक्विवेलेंट पढ़ा है अभी तक, जितना भी हमने इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा, एन फैक्टर निकालना सीखा. जब तो हमने एसिडिटी के रेस्पेक्ट में पूछा, जिसमें हम एक्चुअली बेस का फाइंड आउट कर रहे हैं. देन हमने बेसिसिटी के बेसिस पे देखा, जिसमें हम इक्विवेलेंट वेट एसिड का फाइंड आउट कर रहे हैं, ये उल्टा था इफ़ यू रिमेंबर. देन हमने चार्ज के बेस पे देखा, और चार्ज पे हमने क्या बोला कि इट इज़ डिफाइंड फॉर द आयंस एज वेल एज सॉल्ट्स विच आर नीदर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो यहाँ पे ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा था सॉल्ट का, ना ही रिडक्शन हो रहा था. तो हम सिंपली जो जिस आयंस में वो ब्रेक हो गए थे उनके ऊपर जो चार्ज था उसके बेसिस पे एन फैक्टर निकाल रहे थे. और एन फैक्टर पता था तो मोलर मास से डिवाइड, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करके हम फाइंड आउट कर पा रहे थे इक्विवेलेंट वेट. नाउ अब यहाँ पे हम ऐसा सॉल्ट लेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है. सो वी हैव टू नाउ कंसिडर दिस टाइप ऑफ सॉल्ट. तो ये भी आपके पास सी में ही आएगा. ओके, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रहा है. तो ये जो सी आपको लिखवाया था स्टार्टिंग में, A B C N और B, तो पहले एसिडिटी, बेसिसिटी, चार्ज, और सी से ही है आपके पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. हमेशा एन फैक्टर 1 मोल के लिए ही होता है. तो यहाँ पे सी से जो है सेकेंड पार्ट आप ले लो इसको, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला क्या है,
for in this case n factor will be equal to summation of change in oxidation number into number of atoms present. That will be called as your n factor. ओके इसी को आप n से भी रिप्रेजेंट करते हैं. जब हमने nv लिखा था तो n भी इसी के अंदर आ जा रहा है. दैट इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by 1 mole of a substance. So if you remember स्टार्टिंग में हम चेंज की बात कर रहे थे कि एक दो बार जब मैं आपको बैलेंसिंग बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम एन फैक्टर भी बोलते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे हैं. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस वैल्यू सेम ही आएगी. अब इसका अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट विल बी इक्वल टू पहले तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास होगा ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट. ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट में आपको करना पड़ेगा बैलेंसिंग. तो इसीलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट को कम यूज करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ज्यादा यूज करेंगे टू अवॉइड द बैलेंसिंग और अपना टाइम सेव करने के लिए. ये सब किसके लिए है फॉर 1 मोल बस इतना ध्यान रखना है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट. आप क्लियरली देख रहे हो कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तो सेम ही है मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. अब डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए एन फैक्टर फाइंड आउट करना डिफरेंट है. अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं. है बहुत इजी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी आपको. अब धीरे धीरे याद करना चालू कर दो. MnO4 माइनस जो है वो ऑलवेज किस में चेंज होता है +2 में. ठीक है और ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाएगा बहुत जगह ऑब्जर्व होगा आपको. अभी भी हमने क्वेश्चन देखा तो 2 क्वेश्चन में MnO4 का यूज हुआ था तो ये आपको याद करना पड़ेगा. अब आपको पता है कि MnO4 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7 तो चेंज हो रहा है +7 से +2 में. तो चेंज कितना आया 5 का और नंबर ऑफ एटम कितना है 1 तो टोटल चेंज कितना हुआ 5. तो अब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है ऑफ MnO4 माइनस तो क्या हो जाएगा उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 5. इज दैट क्लियर और नॉट. अब अगर मैं चाहूँ कि इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट से करना चाहूँ तो दूसरा मेथड. अब आपको उसके लिए बैलेंसिंग एंड ऑल करना पड़ेगा. MnO4 माइनस Mn+2 में चेंज हुआ. ओके अब बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले एटम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन बैलेंस करो तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 है तो इधर हो जाएगा 4H2. उसका डबल यहाँ पे क्या हो जाएगा 8H+. अब आपको बैलेंस करना है चार्ज बैलेंस करोगे यहाँ पे कितना है 8+ और 1 - 7+. इस तरफ 2+. तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगी. तो अब मैं भी अभी भी इसका आंसर सेम ही आएगा. इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 5. बट आपको जो इजी लगे आप वो करो. आई फाइंड दिस लाइक मोर इजियर वन एंड मोर टाइम सेविंग. ओके बट अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि आप बैलेंसिंग जल्दी कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट जल्दी से फाइंड आउट कर लोगे तो आप वो भी कर सकते हो. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ये फॉर्मूला आपको इसी तरीके से याद रखना है. नाउ नेक्स्ट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के एन फैक्टर एंड एवरीथिंग आपको बता दे रही हूँ. सो लिस्ट ऑफ important oxidizing agent and reducing agent. फर्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की. ये याद करने हैं सारे. ठीक है लास्ट अभी तक मैंने बताया नहीं था याद करने के लिए इसलिए मैं खुद से ही सब करके बता रही थी. बट नाउ यू हैव टू लाइक रिमेम्बर इट ऑन योर ओन.
सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आप ऑब्जर्व करोगे वो हमेशा KMnO4, ठीक है। KMnO4 में पोटेशियम जो है इट इज जस्ट अ स्पेक्टेटर आयन, काम जो भी कर रहा होता है वो MnO4 माइनस ही काम कर रहा होता है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि KMnO4 जब ब्रेक होता है तो K प्लस और MnO4 माइनस में ब्रेक होता है और काम सिर्फ इसका ही होता है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो इट विल ऑलवेज फॉर्म MnO, इस पे ऑक्सीडेशन होता है +2 और यहाँ पे होता है +7, और कई बार आप देखोगे सिर्फ Mn+2 भी लिखा होगा। तो दोनों ही करेक्ट है। अगर आप कभी आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना पड़े, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है या क्या प्रोडक्ट में आया, तो आप आंसर लिखोगे MnO, ओके। बट कई जगह आपको Mn+2 में भी होगा, जो कि अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम हमने देखा, ओके। याद करना पड़ेगा। तो इस केस में मोस्ट कॉमन है आपके पास, यही आपको देखने को मोस्ट ऑफ द टाइम पे मिलेगा एग्जाम में, लाइक 90% ऑफ द टाइम पे यू विल गेट दिस वन ओनली। और इस केस में एन फैक्टर कितना है 5, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 5। बट अगर आपका मीडियम बेसिक है, क्वेश्चन में इन केस दे दिया जो कि बहुत रेयरली पूछेगा, बहुत ही रेयरली, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ K2MnO4, ओके, याद करना पड़ेगा। इस केस में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पे होता है +6, तो एन फैक्टर कितना आया, चेंज कितना हो रहा है, +7 से +6 1। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। नाउ अगर आपको इन केस, ये तो कभी नहीं पूछेगा फॉर दैट मैटर, न्यूट्रल मीडियम है, ओके, तो ये फॉर्म करता है MnO2। MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, वो तो आप निकाल ही लोगे अगर आपको प्रोडक्ट पता है तो। N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, +7 से चेंज हो रहा है +4 में, तो N की वैल्यू हो गई 3। सो नाउ इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई 3। एनी डाउट इन दिस? सो वी कैन क्लियरली सी दैट, यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, इन ऑल 3 मीडियम it behaves differently. If medium is not mentioned, कभी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं भी किया हुआ है, टेक एसिडिक मीडियम। ओके, नाउ दिस वाज योर फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, ओके। सेकेंड है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आप यूज करोगे K2Cr2O7, ओके। इसको हमेशा आप यूजुअली एसिडिक मीडियम में ही कंसिडर करते हैं, बट इसके प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, ओके। नाउ in only acidic medium it will form chromium+3 always। तो K2Cr2O7 अगर आप कहीं भी दिख जाए और एसिडिक मीडियम है तो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, ये chromium+3। अब आप इससे ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाना देख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एसिड जो है वो HCl है, एसिडिक मीडियम हम बोल रहे हैं ना, तो अगर मैंने एसिड HCl लिया हुआ है तो आपको पता है HCl तो H प्लस और Cl- में ब्रेक होता है, यहाँ पे chromium+3 है, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्रोबेबल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CrCl3। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? अब अगर मेरे पास एसिड होता, मान लो H2SO4, तो मुझे पता है SO4 2- होता है, तो यहाँ पे क्या है, chromium 3 में है, SO4 2- में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस। तो अगर आपको ये छोटी सी चीज़ पता है और कभी आपको ऐसा रिएक्शन में बोल दे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा,
तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास एसिड जो है वो H3PO4 है, तो आपको पता है PO4 3- में ब्रेक होता है, तो मेरे पास क्रोमियम है, PO4 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, CrPO4। और अगर एसिड हमने HNO3 लिया, तो ये आपको पता है कि क्रोमियम 3 में है, NO3 1 में होता है, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CrNO3 होल थ्राइस। तो क्रोमियम नाइट्रेट, क्रोमियम फॉस्फेट, क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम क्लोराइड, गॉट इट। और ये जो है आपके पास हमेशा फिक्स रहेगा, K2Cr2O7 जो है इट विल ऑलवेज बी चेंज्ड इनटू हाउ मच, +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +6, तो +6 से +3 में चेंज हो रहा है। तो टोटल चेंज कितना आएगा, अगर मैं चेंज की बात करूँ तो चेंज कितना आया, +6 से +3 में 3 का। तो अगर मुझे n फैक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, जो भी आपके पास चेंज आया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व। यहाँ पे एटम कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो n फैक्टर की वैल्यू आ गई 6 एंड इट इज फिक्स्ड। ये वैल्यू जो है एकदम फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, जो भी आपके पास मोलर मास निकल के आएगा फॉर K2Cr2O7 डिवाइडेड बाई 6। गॉट इट। समझ में आया ये चीज़ या नहीं, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, और साथ साथ में लिखते भी जाना। ओके, अब बेसिक मीडियम में क्या होता है, ऐसा मे बी इन केस ऐसा कुछ पूछ ले कभी, तो इन बेसिक मीडियम K2Cr2O7 will not act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो काम ही नहीं करता क्योंकि अनस्टेबल होता है, बिकॉज इट इज अनस्टेबल इन बेसिक मीडियम एंड कन्वर्ट इनटू क्रोमेट। तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग क्रोमियम +3 वो क्रोमेट फॉर्म कर देता है। ठीक है, क्रोमेट क्या होता है, अब K2Cr2O7 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूंगी तो ये सब पता होना चाहिए, K2Cr2O7 अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो पोटेशियम तो प्लस में होगा, तो Cr2O7 2 माइनस में ब्रेक होता है, तभी हम इसके लिए 2 पोटेशियम यूज करते हैं टू बैलेंस दी चार्ज, ताकि चार्ज, क्योंकि कंपाउंड तो न्यूट्रल ही रहेगा, है ना। तो दिस इज नोन एज योर डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CrO4 2-, दैट इज योर क्रोमेट। ओके, अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ पे है +6, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप यहाँ पे निकालोगे, इधर भी +6 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, नहीं, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिमिलर। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बेसिकली नो इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इट इज अ नॉन redox reaction. Is that clear to everyone? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, वो पी ब्लॉक में आता है, बट मैं आपको बस बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि जो Cr2O7 2- होता है उसका कलर होता है ऑरेंज। ओके, दिस इज योर ऑरेंज कलर, और क्रोमेट का जो कलर होता है दैट इज योर येलो। ओके, तो अगर मुझे चेंज करना है Cr2O7 2- को क्रोमेट में, तो कौन सा मीडियम लूंगी मैं, एसिडिक या फिर बेसिक, जल्दी से बताओ।
अगर मुझे डाइक्रोमेट को क्रोमेट में चेंज करना है तो व्हाट मीडियम शुड आई टेक? बेसिक, अभी तो बताया सिंचना कि in basic medium K2Cr2O7 will not act as oxidizing agent, it is unstable and will convert into chromate. तो बेसिक मीडियम हुआ ना, एसिडिक मीडियम थोड़ी हुआ, अभी यहीं पे लिखा हुआ है। ओके तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि बेसिक मीडियम में क्रोमेट ज़्यादा स्टेबल होता है और एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मतलब अगर Cr2O7 माइनस को CrO4 में, अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट कर रही हूँ, दैट मीन्स OH माइनस मीडियम में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर इसको मैं ट्रीट कर दूँ लेट्स से एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? डाइक्रोमेट। मतलब कलर चेंज आपसे पूछा था एग्जाम में, ऑरेंज है और ये येलो है, कि अगर बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट का कलर क्या होगा और एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट का कलर क्या होगा। तो इसको याद कैसे करना है? याद कर लो A B C और D। एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट, बेसिक मीडियम क्रोमेट, याद कर लोगे, हो जाएगा इतना। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज योर एसिडिक मीडियम, डी का मतलब डाइक्रोमेट, और दिस इज योर बेसिक मीडियम और दिस इज क्रोमेट। क्रोमेट में ध्यान रखना है कि एक ही क्रोमियम होगा और डाइक्रोमेट में दो क्रोमियम होगा। ओके नाउ नेक्स्ट अगर हम ले लें थर्ड, आई एम टेकिंग K2Cr O4। ध्यान रखना ये पिछले जैसे वो था K2Cr2O7। ओके ये हमारे पास K2Cr O4। तो K2Cr O4 को अगर हम बेसिक मीडियम में लेते हैं, मतलब इसी को हम बेसिक मीडियम में ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये फॉर्म करता है क्रोमियम+3 में चेंज हो जाएगा। और इसके लिए आपको पूछे एन फैक्टर कितना होगा फॉर दिस वन, तो चेंज कितना हो रहा है +6 से +3 में, दैट इज योर एन फैक्टर का चेंज हो जाएगा 3। ओके क्योंकि एटम एक ही इन्वॉल्व है तो टोटल हो गया 3। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाई 3। तो कंफ्यूज नहीं होना है, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम फॉर्म करता है क्रोमियम+3 और KCrO4 इन बेसिक मीडियम देता है क्रोमियम+3। तो इसके लिए एन फैक्टर था 6 जो कि फिक्स्ड वैल्यू है, और इसके लिए एन फैक्टर है क्योंकि क्रोमेट है तो बेसिक मीडियम में ही स्टेबल होगा, तो जब रिएक्ट करेगा तो क्रोमियम+3 फॉर्म करेगा। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? 3। इज दैट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट फोर्थ जो है वेरी इंपॉर्टेंट, H2O2। H2O2 मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों की तरह एक्ट करता है, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो H2O2 कन्वर्ट करेगा H2O में। H2O2 परऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 होगा, और ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है तो -2 होगा। तो चेंज कितने का आ रहा है? 1 का, बट नंबर ऑफ एटम कितने हैं ऑक्सीजन के? 2। तो फॉर H2O2 एन फैक्टर कितना हो जाएगा? चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, जो कि सबका फॉर्मूला है, चेंज इज फॉर 1 और नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 2। तो आपको मैंने वैसे ही बता दिया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए तो आपको याद ही कर लेना है कि एन फैक्टर 2 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिवाइडेड बाई 2। लास्ट जो आपको याद रखना है दैट इज योर नाइट्रेट, NO3-। ठीक है, अब नाइट्रेट की प्रॉब्लम ये है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये काफ़ी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकता है।
ठीक है। अब जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा तो एन फैक्टर उसका अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। अगर नाइट्रेट किसी के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म कर रहा है, दैट इज NH4 प्लस अमोनियम आयन, ओके, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इट कैन फॉर्म N2O। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जितना चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप बताओगे एन फैक्टर कितना है। NO फॉर्म कर सकता है और क्या फॉर्म कर सकता है, NO2। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो दैट विल बी -3। कैसे, नाइट्रोजन का पता नहीं आपको, X +4 फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1, तो X की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, -3। N2O का इसी तरीके से निकालोगे तो आएगा +1, NO का निकालोगे तो आएगा +2, NO2 का निकालोगे तो आएगा +4, और NO3 माइनस का निकालना है तो हो गया X +3 2 = 6, दैट इज -2 इज इक्वल टू -1। तो X की वैल्यू कितनी आएगी, +5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है आपके पास +5। अब एन फैक्टर निकालना है, +5 से -3 कितने का चेंज आ रहा है, जल्दी बताओ। फ्रॉम +5 टू -3 कितना चेंज आ रहा है, अब ये सब चेंज निकालने आना चाहिए। संप्रेता 2 का कैसे आ रहा है बेटा, ये +5 है वो -3 है, 2 का चेंज कैसे होगा। आप +5 से जा रहे हो तो 4 3 2 1 0 1 2 3 कितना आया, 8। चेंज कितना आ रहा है, 8 का। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इधर भी एक ही एटम है, इधर इसका ही निकालना है बेसिकली, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 8। हम एन फैक्टर यहाँ पे रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं हर केस में, प्रोडक्ट का नहीं निकाल रहे। +5 से +1 जा रहा है, चेंज कितना हुआ, 4 का, तो एन फैक्टर NO3 माइनस का कितना हुआ, 4। यहाँ पे चेंज हो रहा है +5 से +2, एन फैक्टर कितना हुआ, 3। चेंज हो रहा है +5 से +4, एन फैक्टर कितना हुआ, 1। तो NO3 माइनस का ये सारे जो एन फैक्टर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एन फैक्टर ऑफ NO3 माइनस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट। यूजुअली आपको प्रोडक्ट पता रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम पे, बट हो सकता है कि ना भी गिवन हो, देन यू कांट कंप्लेन कि मैम क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है और आपको अब पता होना चाहिए। ओके, now this was all about your oxidizing agent. Now we will talk about reducing agent, like important reducing agents. So B is your, जो आपको पता होने चाहिए, important reducing agents. First, so we will be talking about H2O2 only. दे विल टेल यू कौन सा प्रोडक्ट है संप्रेता, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। आई कांट टेल यू लाइक कि ये कर लो, जैसे वहाँ पे तो K2Cr2O7 के लिए मैंने बोल दिया आपको कि एसिडिक मीडियम में ही होता है, KMnO4 के लिए बोल दिया मैंने आपको कि अगर कुछ गिवन नहीं है तो एसिडिक मीडियम में लेके करो। तो जब तक यहाँ मीडियम वगैरह नहीं गिवन तो वी कांट टेल। तो इस केस में मोस्ट ऑफ द केस में आपको पता होगा कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, they will give you in the question, don't worry, but I am just telling you कितना चेंज आ रहा है एग्जाम्पल में। मोस्टली आपको याद करना है KMnO4 का और K2Cr2O7 का, वो मोस्ट कॉमन आते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स में सबसे पहला हम बात करते हैं H2O2 का। H2O2 मैंने आपको बोला इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे उधर H2O फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे O2 फॉर्म होता है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो इधर होगा -1, इधर है आपके पास 0। अगर आपको एन फैक्टर निकालना है H2O2 का तो कितना हो जाएगा, 1 × 2। 1 क्या है, चेंज, और 2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। सो वैल्यू आ गई 2। तो अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख लो वेदर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, वेदर इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इन बोथ द केस
योर एन फैक्टर इज 2, तो इसको लर्न करना है। सेकेंड जो आप मोस्टली ऑब्जर्व करोगे वो ऑब्जर्व करोगे के आई का। के आई यूजली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब काम कर रहा है तो I2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आयोडीन -1 में है, यहाँ पे I2 0 में है। जल्दी से बताओ एन फैक्टर क्या होगा, के आई का एन फैक्टर। यस, चेंज कितना आ रहा है आपके पास, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स आपको जब आप देख रहे हो तो जिसका फाइंड आउट कर रहे हो उसी का देखो, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है उससे लेना देना नहीं है। चेंज कितने का हो रहा है, ऑफ कोर्स 1 का, और नंबर ऑफ एटम्स कितना है आयोडीन पे, यहाँ पे 1 ही है, तो एन फैक्टर हो गया 1। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास बाई मोलर मास ऑफ के आई डिवाइडेड बाई 1। थर्ड वन के केस में हम ऑक्सैलिक एसिड जो अभी हमने प्रीवियस ईयर में देखा, ओके, तो ऑक्सैलिक एसिड जब हम ले रहे हैं तो हम बात करते हैं H2CO4। तो जब ये ब्रेक होता है, आपको ध्यान रखना है ऑक्सैलिक एसिड जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो H+ आयन फॉर्म करेगा और C2O4 2- फॉर्म करेगा। तो इसके 2- को बैलेंस करने के लिए हम 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये गिवन है ऑक्सैलिक एसिड, ये हमेशा कन्वर्ट होगा किसमें, CO2 में, ऑलवेज। अब CO2 में आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर था +4, यहाँ पे कितना है निकालोगे तो +3। अगर मुझे एन फैक्टर निकालना है इसका तो क्या होगा, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। चेंज कितना हो रहा है 1 का, कार्बन के लिए चेंज कितना है 1 का हो रहा है, +3 से +4, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछती एन फैक्टर ऑफ CO2 तो कितना होगा एन फैक्टर ऑफ CO2, चेंज तो स्टिल चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, चेंज तो अभी भी 1 का ही है, और एटम आपके पास कितने हैं कार्बन के, यहाँ पे सिर्फ 1, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। यस गुड। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मोलर मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा विच इज़ लाइक क्वाइट रेयरली, इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, दैट इज योर थायोसल्फेट। ठीक है, थायोसल्फेट्स क्या होते हैं आपके पास, Na2S2O3, ये यूजुअली फॉर्म करते हैं S4O6 में। ठीक है, यहाँ पे भी ये जब ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होता है S2O3 2- में और सोडियम Na+ में। तो ऑफ कोर्स इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 सोडियम एटम लेते हैं, बट यही आपके पास ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ही काम कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये कन्वर्ट होता है S4O6 में, 2- लिख लो। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +5/2। ठीक है, तो चेंज बताओ कितने का आ रहा है जल्दी से, व्हाट इज द चेंज हियर। यस गुड, कितने का चेंज हो रहा है, हाफ का, तो चेंज हो है हाफ का, और नंबर ऑफ एटम्स कितने इन्वॉल्व है, अगर हम इसकी बात करें रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है, तो एन फैक्टर कितना आया 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। अब अगर मैं इसका ये तो किसके लिए निकाला हमने, इसके लिए, अगर मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है तो कितना आएगा एन फैक्टर, जल्दी से बताओ एन फैक्टर फॉर द सेकेंड वन। यस गुड, चेंज कितना है हाफ का, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4,
तो वैल्यू कितनी आई 2। तो इसका आप मोलर इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मोलर मास S4O6 का डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है किसी कंपाउंड का तब। ओके, और इसके बाद लास्ट जो था आपके पास वो था फॉर वी, ABCN और वी, है ना। तो लास्ट आपके पास था वी, इफ यू रिमेंबर। वी का मतलब है वैलेंसी और इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स। किसी एलिमेंट्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, अगर सिर्फ एलिमेंट का पूछे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक वेट, जो भी इसका एटॉमिक वेट होगा डिवाइडेड बाय वैलेंसी, उस एलिमेंट की पर्टिकुलर वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, एलिमेंट पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम 23 डिवाइडेड बाई वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की 1। अगर पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम तो कितना हो जाएगा, मोलर मास मैग्नीशियम का 24 डिवाइडेड बाई वैलेंसी होती है उसकी 2। अगर हमसे पूछ ले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम तो वैलेंसी होती है उसकी 3, डिवाइड कर दो। बात समझ में आया। तो ये वैलेंसी के बेस पे, अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है चार्ज से। मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+ बताया था, Na+ के लिए जो भी उसका एटॉम आयनिक वेट होगा डिवाइडेड बाय चार्ज उसके ऊपर। तो फॉर दैट मैटर यहाँ पे सरप्राइजिंगली चार्ज भी सेम ही आ जा रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम वैलेंसी को ले रहे हैं और वहां पे हम चार्ज को ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं आया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर हमसे बोले आयरन के लिए, तो आयरन के लिए 2 वैलेंसी होती है डिपेंडिंग अपॉन क्या फॉर्म कर रहा है। लाइक 3 भी होती है उसकी वैलेंसी और 2 भी होती है। तो अगर 2 है तो 56/2 और अगर 3 है तो 56/3 डिपेंडिंग अपॉन दी वैलेंसी। यहाँ पे वैल्यू सेम आ जा रही है, ये 23/1 और यहाँ पे भी 23/1, बट दैट डजेंट मीन कि बोथ आर सेम। वो यहाँ पे हम एलिमेंट के बारे में बात करें, वहाँ हम आयंस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉर्मैलिटी। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लगेगा एंड वेरी इजी ऑल्सो। अब हमको इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया तो नॉर्मैलिटी इज वेरी इजी। इसीलिए मैंने नॉर्मैलिटी आपको मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाया था, बिकॉज ये सब चीज़ें मुझे पढ़ानी पड़ती और वो इतना टाइम लगा कि हम पहले चैप्टर को नहीं पढ़ सकते थे, है ना। चलो, नॉर्मैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, एंड इट इज डिफाइंड एज number of equivalents of substance present per liter of solution। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर मोलैरिटी से इसका डेफिनेशन को कंपेयर करो, मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब अगर इसको फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ओके, अब मुझे इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करना है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे EQ से। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी जस्ट आपको एक क्वेश्चन करते टाइम बताया था। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर सिर्फ EQ लिख लो, बात सेम ही है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये जो आपने अब तक जो राम कथा करी थी इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए, वो यहाँ नॉर्मैलिटी में यूज हो रहा है उसका। ओके, इसको अगर फॉर्मूले के बेसिस में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, गिवन मास डिवाइडेड बाय ई, जो अभी तक आप निकालते आ रहे थे, वो देगा आपको EQ।
ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, दैट मीन्स ई का तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो भी आपके पास मोलर मास होगा सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज जो है वो आपको याद करने हैं और ये बहुत हद तक सिमिलर है मोलैरिटी के, बस हम वहाँ पे मोल्स ले रहे हैं और यहाँ पे हम इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं। ओके, तो अगर मेरे को यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ई क्यू इज इक्वल टू, ओके, जो भी आपके पास वेट है डिवाइडेड बाय ई क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ओके, which can be written as W multiplied by n factor divided by molar mass EQ। और W by molar mass क्या होता है, जल्दी से बताओ, what is W by molar mass? What is W by molar mass? मोल। Yes, good, it is moles। तो equivalent किसके इक्वल हो जाएगा, moles into n factor। तो यहाँ से हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है आप इन सब फॉर्मूलेज का यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? एंड यहाँ से आप एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स which is your EQ is equal to normality into volume in liter। ऑफ कोर्स कुछ नहीं किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ये भी एक फॉर्मूला है, जैसे हम वहां पे निकाल रहे थे ना नंबर ऑफ मोल्स के लिए M1V1, तो यहाँ पे अब हम क्या यूज कर सकते हैं, N1V1, अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो। अंडरस्टूड? क्लियर है कि नहीं है? ओके, नाउ इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स EQ किसके इक्वल है, मोल्स इनटू n फैक्टर which is equal to n into volume in liter। बस इसी इक्वेशन 1 से जा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके इक्वल है। इसका मतलब है अगर मैं वॉल्यूम इन लीटर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ, दिस वॉल्यूम इन लीटर को, तो आई विल हैव n इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ n बचेगा, n फैक्टर इनटू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, व्हाट इज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर? मोलैरिटी। यस, गुड, इट इज योर मोलैरिटी, है ना। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आ गया, n इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। सो दिस इज योर लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम नॉर्मेलिटी। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको मोलैरिटी दे दे और नॉर्मेलिटी पूछे, अब दुनिया भर का कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको, अगर n फैक्टर पता है सब्सटेंस का, सीधा आप मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर दोगे, नॉर्मेलिटी। ओके, अब ये तो हो गया इक्विवेलेंट्स की बात। अब अगर क्वेश्चन में बोल दे मिली इक्विवेलेंट्स, ओके, तो आपको कुछ चेंज नहीं करने की बात है, मिली इक्विवेलेंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि अब मिली क्या होता है, एवरीथिंग। व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, तो आई मेक श्योर कि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें। मिली इक्विवेलेंट्स मतलब MEQ की हम बात करेंगे। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, डोंट कन्वर्ट इनटू लीटर, लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट यूज मिलीलीटर।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अब मिली इक्विवेलेंट्स लिए क्या कर दोगे, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दैट्स इट। बात समझ में आई? यस और नो? ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, देन वी विल फिनिश द क्लास फॉर टुडे। Calculate normality of the following solution. First, 4.9 gram of H2SO4 in 250 ml of solution. Second, 6 gram KMNO4, जिसका मोलर मास मैं बता दे रही हूँ 158। इट्स बेटर यू पीपल लर्न, ये जो धीरे धीरे करके, नॉट राइट नाउ बट स्लोली एंड स्टेडीली लर्न ऑल दीज मोलर मास in 500 ml of solution। अदरवाइज आप मोलर मास को ऐड करने में जो टाइम वेस्ट करोगे ना, उससे एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यही सब तरीके हैं अपना टाइम सेव करने का। देन है आपके पास 7.4 grams of CaOH whole twice in 100 ml of solution। And last one is 6.3 grams of oxalic acid dihydrate in 200 ml of solution। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का मतलब क्या है? H2C2O4.2H2। ओके, सो इन सब चीज़ों का आपको, इन सब चारों का यू हैव टू फाइंड आउट दी नॉर्मेलिटी।